हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी तैयारी में काफ़ी अच्छे तरीके से लगे हुए हैं। बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, हर चीज़ों को फॉलो करते रहिए। कुछ दिनों में आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ, आप एग्ज़ाम्स के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज सीरीज में हिस्ट्री, और हिस्ट्री में देखेंगे मौर्य उत्तर पूर्व काल। ठीक है, इससे संबंधित जो भी जैसे कर्ण वंश है, सातवाहन वंश है, इसके अंतर्गत जो जो वंश आते थे और भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मौर्य जो साम्राज्य था वो मैंने आपको वीडियो दिया था, आई होप कि आपने देखा भी होगा। अगर आप नहीं देखे तो प्लेलिस्ट जा करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें आपको 57 MCQ देखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी? तो बताइए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है पुष्यमित्र। ठीक है, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, पुष्यमित्र। ध्यान रखिएगा कि इसने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जाता है। नेक्स्ट वन की पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहदत्त का राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? और इन्हीं की हत्या करके इसने जो कि शुंग वंश की स्थापना की थी, तो ये सेनापति के पद पर था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? कर्ण वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सही आंसर होगा, वासुदेव को। ऑप्शन ए टिक करेंगे। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट हम पढ़ सकते हैं कि शुंग वंश की अंतिम शासक जो थे वो देवभूति थे, जिसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी थी और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश की स्थापना की। और कर्ण वंश का अंतिम शासक पूछ ले तो सुशर्मा, ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, अनअकैडमी लाया है आपके लिए फ्री प्लान, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। वीकली 300 प्लस फ्री लाइव क्लासेस मिलेगा, साथ ही साथ फ्री लाइव क्यूजेज मिलेगा 20,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस के साथ, और वीकली मॉक टेस्ट भी दी जाएंगी। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का डेली अभ्यास कराया जाएगा 20 क्वेश्चंस के साथ 20 मिनट में, डेली शाम को 7 बजे। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आप हर संडे को और हर सैटरडे को एक टेस्ट देना चाहते हैं तो BPSC के लिए फ्री प्रीलिम्स मॉक टेस्ट आपको संडे को प्रोवाइड कराया जाएगा, और उसी तरह से बिहार SI प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट आपको सैटरडे को प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बिहार SI एग्जाम्स के लिए 3 दिन आपको स्पेशल क्लासेस भी कराई जा रही हैं, 13, 14 और 15 फरवरी को। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि सतवाहन या फिर आंध्र सतवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, सिमोक ने सतवाहन वंश की स्थापना की थी। ये बहुत ज़्यादा पेपर में पूछा भी गया है, और अगर पूछ ले कि सतवाहन वंश की राजधानी क्या थी तो ध्यान रखेंगे प्रतिष्ठान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की सतवाहनों ने सबसे पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था। सतवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था, किसके अधीन? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मौर्यों के अधीन उन्होंने कार्य किया था। क्लियर। नेक्स्ट वन क्या है? कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधहार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत और ग्रीक शैली। क्लियर, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चंस और अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो का लाइक का टारगेट मैं रखता हूँ 800 लाइक्स का। देखते हैं कि आप लोग 800 लाइक्स मुझे दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी बताइए क्या थी? कुषाण वंश के काफ़ी महान शासक थे ये, और कनिष्क की राजधानी होती थी पुरुषपुर। ठीक है, पुरुषपुर या फिर हम पेशावर भी कह सकते हैं। ऑप्शन ए टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? जो चरक थे वो किसके राज्य चिकित्सक थे? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनिष्क। ठीक है, जो चरक थे वो राज्य चिकित्सक थे कनिष्क के। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो इसका कारण ये था गंधहार कला के लिए ये काफ़ी प्रसिद्ध था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मथुरा संग्रहालय। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन की निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? बस वीडियो को एंड तक देखिए, आपका सारा क्वेश्चंस क्लियर हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिया है वो एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे। तो बस ध्यान से वीडियो को देखते रहिए। सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए गए थे किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन की सतवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे?
सातवाहनों के समय में मुद्रा जो थे सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ई, सीसा। ठीक है, सीसा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? बताइए कि निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो कनिष्क के समकालीन अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन बी को टिक करेंगे, नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या फिर गांव देने की प्रथा आरंभ की थी? और ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बौद्ध भिक्षुओं या फिर ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि देने की जो प्रथा स्टार्ट की गई थी सातवाहनों के द्वारा स्टार्ट की गई थी, और ये पूछा भी गया है, बहुत बार याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीय रंगमंच में यवनिका यानी कि पर्दा का शुभारंभ किसने किया? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, यूनानियों ने। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर, यूनानी। नेक्स्ट वन की भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? ये क्वेश्चंस भी बहुत बार रिपीट हुआ है। तो भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया था? तो कनिष्क ने आरंभ कराया था। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, कनिष्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन ये कि निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुहर चलाई थी? देखिए इस सभी क्वेश्चंस में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं किया है। ठीक है ना, जो भी है सब ऊपर क्वेश्चंस है और डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, तो इसमें हम लोग डीपली कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे ज़रूरत होगा वो मैंने वहाँ पे लगा रखा है। तो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि किसने सबसे बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा यानी कि सोने की मुहर चलाई थी? तो यहाँ पे सही आंसर हो जाता है कुषाण शासकों ने। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? ध्यान रखिएगा 78 ईस्वी में। और पूछा भी जाता है कि शक संवत की स्टार्टिंग कब हुई थी? 78 ईस्वी में। और किस सम्राट के शासनकाल में? तो कनिष्क के समय में। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, गद्दी पर बैठने के उपरांत इन्होंने एक नया संवत चलाया था जिसको शक संवत के नाम से जाना जाता है, और भारत सरकार आज भी शक संवत को ही फॉलो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, खारवेल। ठीक है, खारवेल को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? कुषाण काल में सबसे अधिक जो विकास हुआ वो किस क्षेत्र में हुआ था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा वास्तुकला में सबसे अधिक जो कि विकास हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट वन की कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल जो थे वो किस वंश से संबंधित है बताइए? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा चेदी। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, चेदी। नेक्स्ट वन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो बताइए कि कौन सा अभिलेख जो है वो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? डेफिनेटली आई होप कि आपने राइट आंसर गेस किया होगा, हाथी गुम्पा अभिलेख। ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती, ठीक है, गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? तो बताइए कि किस सतवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति की रचना की थी? और वो थे हाल। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, हाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? सतवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? आपको ऊपर हम लोगों ने बताया था कि सतवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी, जिनकी राजधानी प्रतिष्ठान थी, और इनकी राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए, और हमें यहाँ पे क्या करना है कि इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं। देखिए अगर हम इन सभी वंश को देखें तो ध्यान से, तो सबसे पहले इसमें सुंग होगा, सुंग के बाद सतवाहन वंश, और सतवाहन के बाद गुप्त, और गुप्त के बाद चोलायत है। तो यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 3 1 2 4, 3 1 2 4। ऑप्शन डी को टिक करेंगे। ठीक है, राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन की मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमण की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया? तो बताइए कि भारत पर सबसे पहले निम्नलिखित में से किसने आक्रमण किया था? तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बैक्ट्रियन, यानी कि ग्रीक कह सकते हैं, ग्रीक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित करना है। यानी कि यहाँ पे आपको क्या मैच करना है? शासक और उनकी उपाधि के साथ मैच करना है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहाँ पे सिंगल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं।
तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। आपको पता है कि अशोक के बारे में ऑलरेडी हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में, इससे पहले की जो वीडियो थी वो देख चुके हैं। तो अशोक को कह सकते हैं कि दीवान प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था। ए का फर्स्ट के साथ कहाँ पे मिल रहा है, यानी ऑप्शन ए भी है और ऑप्शन डी भी है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। कनिष्क की बात करें तो कनिष्क को आपको पता है कि इनको देवपुत्र के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बी का 4 के साथ। तो बी का 4 के साथ ऑप्शन डी में मिल रहा है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। बाकी भी देख लीजिए। जैसे खारवेल की बात करें तो खारवेल को कलिंग चक्रवर्ती कहा जाता था और कुमारगुप्त को महेंद्र द्वितीय की इन्होंने उपाधि धारण की थी। तो डी का 3 के साथ। तो कुल मिलाकर ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट वन की विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हुआ। विक्रम संवत की प्रारंभ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सही आंसर होता है 58 ईसा पूर्व। ध्यान रखिएगा 58 ईसा पूर्व। नेक्स्ट वन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, यानी कि संवत और उसकी स्टार्टिंग जो कब से हुई थी वो आपको मैच करना है। तो 2 तो आपने ऑलरेडी देख चुका था। शक संवत आपको पता है कि 78 ईस्वी में, यानी बी का 2 के साथ कहाँ पे मिल रहा है। तो देखिए बी का 2 के साथ सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पे। अच्छा अगर हम बात करें विक्रम संवत, अभी ऊपर में देखा था जस्ट कि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व, यानी फर्स्ट का 3 के साथ। तो फर्स्ट का 3 के साथ यहाँ पर मिल रहा है, यानी ऑप्शन हम बी को टिक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। गुप्त संवत की स्टार्टिंग आपको ध्यान रखना है कि 319 से 320 ईस्वी में की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न है कि मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाता है, सतवाहन। ध्यान रखेंगे सतवाहन, जो कि मौर्यों के बाद दक्षिण में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली राज्य था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कुषाण काल। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, कुषाण काल। क्लियर। नेक्स्ट वन देखिए। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, कर्ण। ठीक है, ऊपर में ऑलरेडी देख चुके थे। शुंग वंश के बाद कर्ण वंश, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन की किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सही आंसर का तो ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, पेन चाओ। ठीक है, पेन चाओ जो थे वो उन्होंने चीनी जनरल थे और इन्होंने कनिष्क को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया गया था। तांबे के सिक्के को जारी किया गया था किसके द्वारा। सोने के सिक्कों को भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा था और साथ ही साथ तांबे के सिक्कों भी कुषाण ने। ऑप्शन बी सही आंसर है, कुषाण। नेक्स्ट वन की जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यानी यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे क्या कहते थे। उसे हम लोग गंधार शैली के नाम से जानते थे और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया। तो यहाँ पे सही आंसर है वो कनिष्क जो था वो महायान संप्रदाय का था। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी। कनिष्क के समय में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि इन्हीं के समय में कुंडलवन कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और इसी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा थे। ऑप्शन सी को टिक करेंगे और इनके शासन की महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक माना जाता है। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसके समकालीन थे। जो पतंजलि थे वो किसके समकालीन थे। तो कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा लिखा गया था। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं इनमें कुछ भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछे जाते हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किया, जितना हो सकता है वो मैंने आपको क्वेश्चंस दे दिया। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात करें तो सबसे पहले संस्कृत भाषा में अभिलेख लिखा गया था और वो भी विशुद्ध संस्कृत भाषा में। तो शक राजा रुद्रदामन प्रथम के द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी। तो बताइए कि किस कुषाण शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी और ये जारी किया गया था विम कडफिसेस। ऑप्शन डी को टिक करेंगे, विम कडफिसेस। नेक्स्ट उनकी किस वंश के शासकों ने छत्रा प्रणाली का प्रयोग किया। तो ध्यान दीजिएगा छत्रा प्रणाली का प्रयोग किसके द्वारा किया गया,
करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, शकों के द्वारा। और आपको बता दें कि शक जो राजा थे अपने को क्षत्रप भी कहा करते थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि मुक्तिदाता यानी कि त्रातार, मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? त्रातार, तो ये उपाधि धारण किया गया था शक राजाओं के द्वारा, ठीक है। शक ऑप्शन ई को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन है कि प्राचीन काल में भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो देखिए फ्रेंड्स, अगर बात करें सही आंसर का तो ऑप्शन ए को टिक करेंगे, यूनानी, शक और कुषाण, ये टिक करेंगे, ऑप्शन ए को बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट वन है कि भारत में प्रथम बार सैनिक शासन यानी कि मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया, किसके द्वारा लाया गया था बताइए? तो सही आंसर हमारा हो जाता है ए, यानी कि ग्रीकों द्वारा, ठीक है। ऑप्शन ए को टिक करेंगे, जो कि सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था। अगला क्वेश्चन कि ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन सा था? बताइए, उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारतीय यूनानी राज्य कौन सा था? तो सही आंसर होगा बैक्ट्रिया, ठीक है। बैक्ट्रिया ऑप्शन ए को टिक करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात करें आधुनिक राजनीतिक इकाइयों के अनुसार, अब जो बैक्ट्रिया है हम ये कह सकते हैं कि अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान में विभक्त हो गया, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि चार धातुएं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? सोना, चांदी, तांबा और शीशे के सम्मिश्रण से बनने वाला जो सिक्का होता था उसको हम लोग कांसा पर्ण कहते थे, डी को टिक करेंगे, कांसा पर्ण, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न ये कि मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? तो यहाँ पे सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कोचीन जो है इनके अंतर्गत नहीं आता था, मौर्यकालीन प्रमुख बंदरगाहों के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से किस स्थान को पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी में पोडेके नाम से संबोधित किया गया? पेरिपल्स ऑफ द इरिथियन सी में पोडेके के नाम से संबोधित किया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, आरेकमेडु, ठीक है। आरेकमेडु, देखिए इसमें थोड़ा सा पॉइंट्स आपको समझना है, तो यहाँ पे मैंने नोट लगा रखा है, पढ़ सकते हैं कि पेरिपल्स ऑफ एरिथियन सी में आरेकमेडु को पोडके के नाम से उल्लेखित किया गया। यह आधुनिक पांडिचेरी में स्थित है। हम यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि विस्तृत खुदाई में यहाँ एक रोमन बस्ती मिली है पेरिपल्स, जो कि 80 से लेकर के 115 ईस्वी में एक अज्ञात ग्रीक नाविक द्वारा यूनानी भाषा में लिखित ग्रंथ है, जिसमें भारतीय बंदरगाहों और व्यापार के संबंध में जानकारी संग्रहित है। पेरिपल्स में ध्यान रखिएगा कि कोच्चि का नाम जो है कोरकई मिलता है और जो कि मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये छोटा सा पॉइंट्स था, आई होप कि आपको ये नॉलेज के लिए ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानियों राज्य की स्थापना की? मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, डेमेट्रियस, ऑप्शन ए को टिक करेंगे, डेमेट्रियस, ठीक है। नेक्स्ट वन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? और वो कौन थे? वो थे मिनांडर, क्लियर। मिनांडर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि कुषाणों का संबंध था, बताइए कि कुषाणों का संबंध था। तो ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, कुषाण का संबंध चीन के यूची जनजाति से थे, ठीक है। यूची जनजाति याद रखिएगा। नेक्स्ट उनकी सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, यानी यहाँ पे आपको क्या मैच करना है? राज्य और उनकी राजधानी के साथ मैच करना है। तो बताइए कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा? तो चलिए हम यहाँ पे एक एक करके मैच करते हैं। सुंग वंश की राजधानी विदिशा, बिल्कुल सही। चेदी की अगर बात करें तो कलिंग, यहाँ पे सही। सतवाहन की बात करें तो प्रतिष्ठान, में आपको ऊपर बताया था। और कुषाण की बात करें तो पुरुषपुर या फिर पेशावर, यानी सभी के सभी बिल्कुल सही तरीके से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर यानी कि सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो ध्यान रखेंगे, रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर की उपाधि धारण की थी? और वो थे कुषाण, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन बनता है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ? तो बताइए कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो यहाँ पे हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे, उपयुक्त सभी। भरहुत स्तूप, सांची की वेदिका यानी कि रलिंग और तोरण द्वार और भाजा स्तूप, इन तीनों का निर्माण शुंग काल में हुआ था, ऑप्शन डी को टिक करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की सतवाहन नरेश हाल के समकालीन गुनाडे ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? गुनाडे ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो सही आंसर यहाँ पे हो जाता है बृहद कथा। ठीक है, बृहद कथा ऑप्शन ए को टिक करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया किस ग्रंथ में? तो ध्यान रखेंगे रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है इसी में मिलता है, बी को टिक करेंगे, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन भी है, बताइए कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे? नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे किसने? तो ध्यान रखेंगे कुशाण ही थे, ऑप्शन सी को टिक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो MCQ था वो मैंने आपके साथ कवर किया, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो सभी के सभी यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया। वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और अदरवाइज जो भी आपकी राय है नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और क्यूज का क्वेश्चन ये रहा, नीचे कमेंट करके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? ये क्वेश्चन मैंने आपको हिस्ट्री का फर्स्ट जो टॉपिक्स था, जो हम कह सकते हैं वो सिंधु सभ्यता, उसी के बारे में हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ा था। आई होप कि आपने उस टॉपिक्स को पढ़ रखा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे। साथ ही मैं आपको बता दूं कि BPSC करंट अफेयर्स का डेली अभ्यास आपको 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स में कराए जाएंगे 7 बजे शाम को, मंडे टू सैटरडे। ठीक है, जिसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं तो उसमें आपको प्राइज़ भी दिया जाएगा, और इन सभी क्वेश्चंस का एनालिसिस भी कराया जाएगा शशि शरण और अभिमन्यु सर के द्वारा 7:30 बजे रोजाना। तो मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी को किस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, लिंक मैंने इन सभी चीज़ों का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद अपना प्रीफर गोल सेट करेंगे, जैसे कि BPSC यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद मेरा रेफर कोड निरंजन 10 यूज़ करेंगे, जिससे आपको फ्री प्लान सारा चीज़ एक्टिवेट हो जाएगा। और उसी तरह से अगर मैं आपको बता दूं कि कोई भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं, कोई भी कोर्सेज को परचेज करेंगे तो प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहेंगे तो वहाँ पे आपको मेरा निरंजन 10 कोड यूज़ करने पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिसमें आपको बहुत सारी बेनिफिट मिल जाएंगी, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि BPSC के लिए फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया जा रहा है, जैसे विजय BPSC फाउंडेशन बैच फॉर प्रीलिम्स और मेंस के लिए, और ये बैच हिंदी में होगा। स्टार्ट किया जा रहा है आपका 16 फरवरी से। ठीक है, 16 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और उसी तरह से हम यहाँ पे कह सकते हैं कि टारगेट BPSC करके फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स और मेंस के लिए, लेकिन ये बैच इंग्लिश में होगा, और ये 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो लिंक सभी चीज़ों का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ पर जाकर के चेक कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप अनअकैडमी के साथ भी पढ़ना चाहते हैं बिहार SI एग्जाम्स के लिए, तो पढ़ सकते हैं कि कंप्लीट कोर्सेज आपको बिहार SI कराया जाएगा। 15 फरवरी से आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, जिसमें आपको कंप्लीट कवरेज कराया जाएगा सारे सिलेबस को, और ये बैच स्टार्ट हो रहा है 15 फरवरी से। अब मैं आपको बता दूं कि आप प्लस कोर्सेज कैसे ले सकते हैं। देखिए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड कर लेना। उसके बाद अपने गोल को सेलेक्ट करेंगे BPSC। यहाँ पे BPSC सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको रेफर कोड डालने को मिलेगा। जैसे ही अगर आप हमारे रेफर कोड का यूज़ करते हैं, जैसे निरंजन 10 रेफर कोड यूज़ करेंगे तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और उस पर आपको काफ़ी अच्छी छूट भी मिल जाएगी। देर किस बात की दोस्तों, डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और BPSC और SI एग्जाम्स को क्रैक करने में लग जाइए।